हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा डे 4 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में डे 4 है और टारगेट भी हमारा नंबर 4 है। तो आज का टॉपिक है हमारा गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। ठीक है, तो आज ये टॉपिक हम कवर करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है तो शायद वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन हम बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एक ही वीडियो में आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाए, आपको 2 या 3 वीडियो ना देखने पड़े। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम ये पूरा का पूरा आज टॉपिक ख़त्म कर लेंगे क्योंकि टाइम अब ज़्यादा नहीं बचा है। तो हम अगर एक दिन में एक टॉपिक भी ख़त्म नहीं कर पाए तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और एग्ज़ाम तो हमारा अब नज़दीक ही है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आर के एग्ज़ाम में। तो इसलिए जम के तैयारी करते हैं, जम के मेरे साथ टारगेट करते हैं और जम के करते हैं पढ़ाई। तो मैं यहाँ पे पूर्वालोकन की सीरीज़ करा रही हूँ, आपको पता है। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो इतने नोट्स तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर हमने इतना भी नहीं पढ़ा तो फिर हमारे टॉपिक कैसे तैयार होंगे। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात ये है कि पूर्वालोकन में हमारे PYQ हमें मिल जाते हैं, तो हमें इधर उधर कहीं भागना नहीं पड़ता है। PYQ एक ही जगह मिल जाते हैं, तो बार बार जब हम PYQs को सॉल्व करते हैं, टेस्ट लगाते हैं अपना, तो हमारा जो है ये टॉपिक अपने आप ही कवर हो जाता है। तो इसमें जो नोट्स दिया है वो पहले हम कवर करेंगे। और अगर मुझे लगा कि ये बहुत लेंदी हो रहा है वीडियो या बहुत लंबा हो रहा है, आप लोग बोर हो रहे हैं, तो शायद मैं PYQ आपके नेक्स्ट डे भी कराऊं। पर मैं कोशिश यही करूंगी और मैं यही चाहती भी हूं कि आज के आज ही आप एक बार में ही ये इस पूरे वीडियो में PYQ के साथ, नोट्स के साथ आप ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए और ये पूरा वीडियो आप देख लें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर प्लीज़ दोस्तों कॉपरेट करिए और PYQ के साथ में इस टॉपिक को कंप्लीट करिए। कभी कभी मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक क्लास अभी ले चुकी हूँ, तो अभी ये मेरी दूसरी क्लास है। तो चलिए मैं आज का ये टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपके लिए थोड़े से भी यूज़फुल हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। और फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करिए। मैं अपने हर एक वीडियो में आपसे कहती हूँ मुझे फीडबैक चाहिए, ताकि अगर मुझ में कोई थोड़ा बहुत भी कमी है पढ़ाने में तो मैं उससे जान सकूँ, मुझे क्या सुधार करना है अपने पढ़ाने में, तो वो भी आप बता दीजिए। या आप और किस चीज़ की डिमांड चाहते हैं, आप मुझसे कौन से बुक्स चाहते हैं जो मैं उसकी सीरीज़ भी लेकर आऊँ, या कैसे किस तरह के नोट्स चाहते हैं, या आप सिर्फ टेस्ट लगाना चाहते हैं, या आपको सिर्फ PYQ सॉल्व करने हैं, तो आप वो भी मुझे बताइएगा। तो मैं जल्द ही आपके लिए वो सीरीज़ भी लेकर आऊँगी। मैं जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि मैं करंट की भी सीरीज़ लेकर आऊँ, जिसमें मैं क्रॉनिकल मैगजीन मंथली करवाऊँगी आपको। तो बस मैं अभी फ़िलहाल 2-2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि 2 सब्जेक्ट का वीडियो ही एक दिन में आप देख पाएंगे और उतना ही आपके लिए इनफ है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, लेकिन सॉलिड पढ़ते जाइए, क्योंकि हम थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें और सॉलिड पढ़ें, तभी हम एग्ज़ाम्स में अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर पाएंगे, क्वेश्चंस हम कल लगा पाएंगे। तो इसलिए मेरे साथ चलिए। और आपको पता ही है कि मेरे जो पढ़ाने का तरीका है उसमें मैं PYQ में बार बार जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको बार बार एक ही क्वेश्चन में कई बार अपनी उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को बार बार रिवाइज करा देती हूँ, ताकि आपको क्लास में ही ये आपको कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। क्लाइव के समय में असैनिक और सैनिक दोनों सुधार हुए। आपको पता ही है कि क्लाइव के समय में सैनिक सुधार भी बहुत से हुए, और ये थोड़ा सा शॉर्ट नहीं हो रहा है मुझसे, पता नहीं क्या हो गया, और असैनिक सुधार भी हुए हैं। एक सेकेंड। क्लाइव के समय में सैनिक और असैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना, निजी व्यापार बंद करा दिया। ठीक है, तो क्लाइव ने क्या बंद कराया असैनिक सुधारों के अंतर्गत? तो असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने निजी व्यापार बंद करा दिया और उपहार लेना भी क्लाइव ने ही बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। क्या अनिवार्य बनाया? तो आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए। ठीक है, क्लाइव ने क्या आज्ञा दी सैनिक सुधार के अंतर्गत? कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए। दोहरा भत्ता को क्लाइव ने बंद कर दिया, तथा जनवरी 1766 में ये भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। ठीक है, तो 1766 में भत्ता जो है वो केवल उन सैनिकों को मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर काम करते थे। तो इतनी
चीज़ें हमने क्लाइव के बारे में पता चली। क्लाइव के टाइम पे सैनिक असैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना, निजी व्यापार बंद करा दिया, आंतरिक कर देना अनिवार्य बंद करा दिया, दोहरा भत्ता देना बंद करा दिया, और दोहरा भत्ता केवल उन सैनिकों को मिलता था जनवरी 1766 में जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर काम करते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हेस्टिंग पे। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया? बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा करी। ठीक है, समाप्ति की घोषणा करी। मैं हंस इसलिए रही हूँ कि मेरे मुंह से निकल गया कि द्वैध शासन की व्यवस्था करी। द्वैध शासन की समाप्ति करी थी वॉरेन हेस्टिंग ने, ये हमें याद रखना है। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, फिर से देख लेते हैं। हेस्टिंग ने 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अनुसार द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी। तो द्वैध शासन किसने समाप्त किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। ठीक है, और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। हेस्टिंग ने एक तो द्वैध शासन समाप्त किया, दूसरा राजकीय कोषागार का जो स्थानांतरण था वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि ट्रायल और एरर के नियम को अपनाया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि ट्रायल और एरर का नियम किसने अपनाया, तो वॉरेन हेस्टिंग ने अपनाया। क्यों अपनाया? राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियम को अपनाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। तो बंगाल में पहली बार किसकी व्यवस्था की गई? तो कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान था किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? गवर्नर जनरल। तो आपको पता चला कि 1773 में गवर्नर जनरल का पद आ गया। ठीक है, पदनाम दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। किसके लिए, किस प्रावधान से बना? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और याद कर लेते हैं कि 1773 में और क्या हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको याद होगा कि कलकत्ता में क्या किया गया? उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है ना, ये भी किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा मजबूती से रखी गई। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जन प्रशासन की नींव मजबूती से किसने रखी? तो वो रखी है वॉरेन हेस्टिंग ने, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार करी। ठीक है, ऊपरी संरचना किसने तैयार करी? कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, कॉर्नवालिस के समय पे क्या हुआ? न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। ठीक है, 15 जनवरी 1784, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। 15 जनवरी 1784 को क्या हुआ भाई? देखो, 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। ये अभी का अभी ऐलान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था और इसका कार्यकाल कितना है? 1774 से 1785 तक। ठीक है, अब यहाँ पे लर्न कर लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? 15 जनवरी 1784 को। ठीक है, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 1785 तक अपने शासनकाल में रहा। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित थे। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ से कौन संबंधित था? एक तो हेस्टिंग संबंधित था, दूसरा वेलेजली संबंधित था। घेरे की नीति से कौन संबंधित था? तो वॉरेन हेस्टिंग संबंधित था, दूसरा वेलेजली संबंधित था। ये दोनों सुरक्षा प्रकोष्ठ और घेरे की नीति से संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। वॉरेन हेस्टिंग सच में बहुत ही अन्यायपूर्ण और निरंकुश गवर्नर जनरल था। उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 1788 से 1795 तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। तो किस पर महाभियोग का मुकदमा चला?
वॉरेन हेस्टिंग पर चला। कब से कब तक चला? 1788 से 1795 तक चला, लेकिन उसे उसके दोषों से मुक्त कर दिया गया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष, सुरक्षा प्रकोष्ठ, सुरक्षा, एक सेकेंड, कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1765, सुरक्षा प्रकोष्ठ, नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813 तक चली। अधीनस्थ पार्थक्य नीति 1813 से 1857 तक चली। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 तक चली और बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 तक चली। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू किया। तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या शुरू किया? दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन की जो व्यवस्था थी वो वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू करी। ठीक है, न्याय प्रदान करने की व्यवस्था। मगर कॉर्नवालिस ने क्या किया? इसको सुदृढ़ किया। कॉर्नवालिस ने इसको सुदृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई, यानी कलेक्टर के हाथ में सारी की सारी शासन थी। 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1790 से 1792 के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल हेतु एवं 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति के द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। तो कानून की विशिष्टता का नियम किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने लागू किया। ठीक है, कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। ये सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। ठीक है, ये अलग अलग कर दिए उसने। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई और उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गईं। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य करने के लिए नए अधिकारों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों की फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। कॉर्नवालिस 1786 से 1793 एवं एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई और वहीं पर इसकी कब्र भी स्थित है। वेलेजली 1798 से 1805 तक शासन में रहा। इसने सहायक संधि स्वीकार करने वाले सहायक संधि कौन लाया था? वेलेजली। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था इसके समय पर हैदराबाद। 1798 में हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार की थी। ठीक है, बसीन की संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लीजिए। बसीन की संधि दिसंबर 1802 में हुई थी, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि बसीन की संधि कब हुई थी। तो बसीन की संधि हुई थी दिसंबर 1802 में। ठीक है, ये याद कर लो। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले पठान क्षेत्र प्रदान करने की नीति का अनुसरण छोड़कर क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। ठीक है, वेलेजली
1798 से 1805 तक रहा। इसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। तो सहायक संधि प्रणाली कौन लाया? वेलेजली लाया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा वो क्रमिक रूप से विकसित हुई। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राज्यों को दी थी। तो हमने जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा था तब हमने डुप्ले के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। राजाओं को दी थी डुप्ले ने। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली क्या करी? अपनाई, ठीक है। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई थी। आपको याद होगा कि पहली सहायक संधि किसने की थी? उसने की थी क्लाइव ने, है ना। अंग्रेजों ने यह प्रणाली अपनाई और पहली सहायक संधि 1765 में किसने की थी? क्लाइव ने की थी, याद होगा। अवध से की गई जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले अपनी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। वेलेजली के द्वारा विशेष रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे। तो सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया था 1798 से 1800 के बीच में। फिर मैसूर ने 1799 में सहायक संधि स्वीकार करी। फिर तंजौर ने 1799 में। अवध ने नवंबर 1801 में स्वीकार करी। पेशवा ने दिसंबर 1802 में स्वीकार करी। बरार के भोसले ने दिसंबर 1803 में स्वीकार करी। सिंधिया ने फरवरी 1804 में स्वीकार करी। और जोधपुर, जयपुर, मक्शेरी, बूंदी तथा भरतपुर ने भी सहायक संधि स्वीकार करी। अब आते हैं विलियम बेंटिक पे। विलियम बेंटिक ने जुलाई 1828 में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा, बालिका शिशु वध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया और देश में ठगी जो है वो समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। विलियम बेंटिक ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर भी बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। बेंटिक थोड़ा बहुत ठीक ठाक अंग्रेज गवर्नर जनरल था। इस प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1813 में मैसूर, 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां बहुत अधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिक के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। अब आते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। तो पूछा जाए कि 1800 ठगों का अंत कब हुआ, तो 1837 के बाद ठगों का पूरी तरह से अंत हो गया। 1789 की घोषणा के द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात 1789 की घोषणा के द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 से 1823 में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 के चार्टर एक्ट में दासता को शीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। 1843 में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध में। तो आपको पता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 के बीच में। हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल, एक सेकेंड रुकिए।
आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में हैस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में हुआ था, जो कि सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, सुगौली की संधि होती है 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटक्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटक्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर, किसने लगाया? डलहौजी ने। किस पर लगाया? अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर क्या लगाया? कुशासन का आरोप लगाया। और कुशासन के आरोप से 13 फरवरी 1856 को अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश, तो डलहौजी ने और कौन कौन से प्रदेश अपने उसमें मिला लिए थे, ये देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें लर्न करना ही करना है। बीच में ये क्या हो जाता है, ठीक है। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के संघ के अंतर्गत तो सतारा 1848 में विलय किया गया। जैतपुर और संबलपुर को 1849 में मिला लिया गया। बघाट को 1850 में मिला लिया गया। उदयपुर को 1852 में विलय किया गया। झांसी का विलय 1854 में हुआ। नागपुर का विलय भी 1854 में हुआ और करौली का विलय 1855 में हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यपगत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया है? तो हम सब जानते हैं डलहौजी ने किया है। ठीक है, भारत में रेल निर्माण की दिशा में पहला प्रयास डलहौजी के द्वारा किया गया और पहली रेलवे लाइन 1853 में बंबई से थाड़े के बीच डलहौजी के समय पर बिछाई गई थी। ठीक है, रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया, यह भी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था। इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से क्या किया जाए, सरलता से दबा दिया जाए या फिर कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 के आसपास कर्जन के समय पे हुआ था, ये हमें याद रखना है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डफरिन के समय पर हुआ। ठीक है, जब 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। ठीक है, तो आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1885 में। कौन सा? तृतीय, यानी कि थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध। और उसके बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। ठीक है, डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। उसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। तो किसके काल में एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया? डलहौजी के कार्यकाल में, ये याद रखना है। और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप कैनिंग के समय पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही कारण कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित किया था। ठीक है, इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को भी वैध घोषित किया गया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता कौन कौन से थे, हम वो भी जानते हैं। तो अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री, ठीक है, धोंदो केशव कर्वे। धोंदो केशव कर्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि पूना में विधवा आश्रम की स्थापना कब हुई? तो 1899 में हुई। और किसने करी? तो धोंदो केशव कर्वे ने करी। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। क्या था? महारानी की उद्घोषणा। ये उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। इसके तहत कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? कैनिंग बना, भारत का प्रथम वायसराय। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामागी यानी कि 1877 में नियुक्त किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई।
तो इसके तहत कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 में नियुक्त किया गया। ठीक है, ब्रश कहाँ चला गया, ये रहा। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध पर आ जाते हैं भाई। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हमें याद रखना है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है 1839 से 1842 तक के मध्य में हुआ। इस दौरान भारत का गवर्नर जनरल था ऑकलैंड, लॉर्ड लिटन। लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ऑकलैंड के समय पे, और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लिटन के समय पे 1878 से 1880 तक। तथा 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया है, तो एलन बरो ने किया 1843 के एक्ट 5 के अंतर्गत। एलन बरो के काल 1842 से 1844 के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता या कुशल अक्रमणीयता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलन बरो के काल से प्रारंभ होकर, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस काल को कुशल आक्रमणता की नीति का काल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबोधित किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। कुशल आक्रमणीयता शब्द का JWS वाइले ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत क्वेश्चन आता है। अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना मेयो के शासनकाल में 1869 से 72 के बीच में इसका शासनकाल रहा और पहली जनगणना हुई है 1872 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना मेयो के काल में 1872 में शुरू हुई, किंतु रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि नियमित जनगणना रिपन के काल में 1881 में शुरू हुई और प्रथम जनगणना मेयो के काल में 1872 में हुई थी। मेयो 1859 से 72 तक रहा है। तो मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। 1876 में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मेजर सेंडमैन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एक सेकेंड, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लिटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड पेरी ने इस अधिनियम को यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। श्री SN बनर्जी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से वज्रपात कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर PC इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। जैसे ही ये विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा
इंपॉर्टेंट है कि उदारवादी कौन था वायसराय, तो रिपन था। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम यानी कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक और 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। इस कार्य के कारण रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि किसे आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, तो रिपन को कहा जाता है। चार्ल्स मैटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। प्रेस पर से प्रतिबंध किसने हटाया, तो चार्ल्स मैटकॉफ ने हटाया। ठीक है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में शुरू हुए। कहाँ शुरू हुए, कलकत्ता में शुरू हुए। किसने शुरू किए, तो विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ शुरू हुआ। 1861 में कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है कि 1861 में कैनिंग ने अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया तथा 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार से अलग विभाग भी बना दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बना दिया गया या नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। नवंबर 1905 में कर्जन के स्थान पर, आगे बढ़ते हैं, कर्जन के स्थान पर मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। ठीक है, जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट है। वायसराय हॉर्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। वायसराय हॉर्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था राजधानी का 1912 में और 1911 में ये घोषणा हो गई थी कि जो है ना वो कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी बन जाएगी। ये इसी भव्य दरबार में जो आयोजन हुआ था यहीं पर ये डिसाइड हुआ था, लेकिन बनी है 1912 में। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया जिसे दिल्ली दरबार स्तुति के नाम से जानते हैं और इसी दरबार में बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया, 1911 में रद्द किया गया और राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा भी 1911 में की, लेकिन राजधानी बनी कब है, 1912 में बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको PYQ सॉल्व करने में। अब ये बताइए कि PYQ आप आज ही की क्लास में सॉल्व करना चाहते हैं या इसको आगे बढ़ा दे। तो मैं चाहती हूँ कि PYQ हम आज ही सॉल्व कर ले। ठीक है, जल्दी जल्दी बस क्विक करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो आंसर होगा केवल 2, यानी कि विलियम बेंटिक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ना कि क्लाइव।
ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए चलते हैं। हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 में विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 1760 और 1765 से 1767 की अवधि में रहा। तो हमें यहाँ पे ये अच्छे से याद कर लेना है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग, और कब बना था, 1774 में बना था। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। कब बना था, 1833 में बना था। ठीक है, और बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वो था क्लाइव। ठीक है ना, तो बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग था, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिक था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था, बताइए कौन। तो अभी बताया ना कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, और विलियम बेंटिक का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार बना हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं भाई कि क्लाइव जो, इसमें क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर था। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर था। ठीक, और वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग 1774 में गवर्नर जनरल बना। ठीक, और क्लाइव अपने शासनकाल के समय पे बना है 1758 में। ठीक है, और विलियम बेंटिक जो थे वो 1833 में भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, फिर से वही क्वेश्चन आया देखो, तो इसमें से कुछ भी आंसर नहीं है। क्या आंसर होगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कौन था, विलियम बेंटिक। कौन था, विलियम बेंटिक था। ऐसे याद करते हुए चलो, विलियम बेंटिक था, विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। और कब बना ये गवर्नर जनरल, तो अभी हमने देखा था 1833 में। ठीक है, 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, और वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। तो अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में हुई थी, याद आया। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें तो हमें याद हैं। अब क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ, और वॉरेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर कब बना, तो वॉरेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बना था। ठीक है, ये याद आ गया। और क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ, तो क्लाइव इनसे भी पहले आया था, तो क्लाइव का टाइम वही है 1759 में ये बना था। तो ये आई थिंक शायद 1762 की, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, एक सेकेंड हम लोग देख लेते हैं ऊपर वाला। ये देखो, क्लाइव जो है पुनः आगमन 1765 से 1767 में हुआ। ठीक है, तो अब हम ये आंसर कर लेंगे, ये हमें याद रखना है, मैं भी भूल गई। 1765 से 1767 में ये पुनः आगमन करता है। तो फिर देखो, क्लाइव का पुनः आगमन कब हुआ, 1765 में। इलाहाबाद की संधि भी 1765 में हुई है। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में हुआ। वॉरेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर कब बना, 1774 में बना। तो वॉरेन हेस्टिंग वाला तो सबसे लास्ट में होगा। अब पहले और दूसरे में कंफ्यूजन है। तो इलाहाबाद की संधि तो अगस्त में हुई थी, हमें याद है। एक 12 अगस्त को हुई थी, एक 16 अगस्त को हुई थी, तो 12 अगस्त मान के चलते हैं। अब क्लाइव कब आया था, ये डेट मुझे भी नहीं याद है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। देखो, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, हमें याद है। ठीक है, क्लाइव का पुनः भारत आगमन हमें याद करना है कि 3 मई 1765 को हुआ। इलाहाबाद की संधि तो अगस्त 1765 में हुई थी, और वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर 1772 में नहीं, 1774 में बना है। ये भी गलत है, इस प्रश्न में त्रुटि है। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल बताया गया है, जो कि गलत है। हाँ, ये भी बात सही, बंगाल का गवर्नर था वो। यह कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल का गवर्नर 1772 में बना, 1777 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। चलिए, अब कौन सा सही नहीं है हमें ये बताना है, तो अब ये हम सारे पढ़ लेते हैं।
तो इसमें सही कौन सा नहीं है, तो इसमें सही नहीं मैं बता देती हूँ, ये विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने बाद में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था, तो ये गलत है। इसमें से सही क्या क्या है, तो जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने करी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है, और डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। अब जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं और ये अभी हम पढ़ चुके हैं, तो हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था क्लाइव, ठीक है ना। क्लाइव ने ही तो संस्थापना करी थी 1757 के प्लासी के युद्ध में, जब इसने सिराज को हराया था, और उसी के समय से ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक ये बन गया था, ठीक है ना। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बताओ जरा भाई, याद है ना, हमें अभी पहली क्लास में पढ़ा था 23 जून 1757 को कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक देखो क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो क्लाइव ने किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह ने। किसने, राजा चेत सिंह ने, ठीक है। तो बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह के द्वारा 1781 में किया गया। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया था, ठीक है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो हमें पता है कि कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, तो 15 जनवरी को हुई थी। कब हुई थी, 15 जनवरी 1784 को, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में हुई थी, और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। ये देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है, वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है, तो रिंग फेस नीति का संबंध भी वॉरेन हेस्टिंग से है, और दूसरा किससे है, वेलेजली से भी तो है। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है। आंसर देखते चलिए। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग पे, जो कि बाद में छूट जाता है, कोई फायदा नहीं होता इस मुकदमा चलाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, तो वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया गया। सेम क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाद में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने करी, तो न्यायिक संगठन की स्थापना करी थी कॉर्नवालिस ने। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, तो वो है हमारे कॉर्नवालिस, सिविल सेवा से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके द्वारा, अभी हमने देखा कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, तो वो कहा जाता था दरोगा को, ठीक है। किसको कहा जाता था, दरोगा को कहा जाता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है, तो कॉर्नवालिस की कब्र है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता, तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना ये लागू नहीं होता, ठीक है। क्या क्या लागू होता है, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, तो हमने पढ़ा था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ठीक है। नेक्स्ट, 1802 में बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए, तो अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य में बसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। कब हुए थे, 1802 में, ठीक है। बसिन की संधि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो वो था अवध का नवाब, ठीक है। अवध का नवाब, नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सहायक संधि को कॉर्नवालिस के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी तो किसने? तो यहाँ पे सभी ने स्वीकार करी थी, कोई भी ऐसा शासक इसमें नहीं है जिसने स्वीकार ना करी हो। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम देशी शासक कौन थे? तो वो थे हैदराबाद के निजाम। ये भी हमको याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। तो हमको यहाँ पे कालानुक्रम बताना है और ये कालानुक्रम हमें याद भी करना है, ठीक है। क्या करना है? हमें याद भी करना है इसको। तो अब फटाफट से हमें कूट को मिलाना है। तो मैं आपको बताती चलती हूँ, यहाँ पर याद करते चलिए कि हैदराबाद ने स्वीकार करी थी 1798 में, ठीक है। मैसूर ने स्वीकार करी थी 1799 में, ठीक है। और अवध ने स्वीकार करी थी 1801 में और सिंधिया ने स्वीकार करी थी 1804 में। तो इसको लर्न कर लीजिए और याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो वो था वेलेजली, ठीक है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, ठीक है। देखिए यही आंसर है, बिल्कुल सही, यही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में होता है। ये तो सुमेलित है भाई, कि बक्सर का युद्ध तो 1764 में ही हुआ था। सहायक संधि, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, तो सहायक संधि 1863 में नहीं हुई है, यही आपका रॉन्ग है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में ही हुआ और ब्रिटिश नागरिकों कंपनियों के लिए भारत में व्यापार भी 1813 में खोला गया। तो ये तीनों सही है, बाकी सहायक संधि आपकी 1863 नहीं है, ये रॉन्ग है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो वो था वेलेजली, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो कौन था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ है हेस्टिंग के लॉर्ड हेस्टिंग के, एक वॉरेन हेस्टिंग था, एक लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। तो आप बता सकते हैं कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? डेट बताइए। तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 के बीच में, हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में, ठीक है, जो कि 1816 में संगौली की संधि से इसका अंत होता है। तो संगौली की संधि कब होती है? 1816 में होती है, तभी आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखो मैंने बताया ना, आंग्ल नेपाल 1814 से 1816 में लड़ा गया था और 1800 इसमें 1815 लिखा है, वैसे 1816 में हुई थी संगौली की संधि। संगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। अच्छा, तो यानी 1815 भी ऑप्शन में आएगा तो हम लगा सकते हैं, और 1816 अगर ऑप्शन में है तो 1816 भी लगा सकते हैं। अब आज देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, संगौली की संधि कब हुई थी? तो यहाँ 1816 नहीं दिया है तो हम 1815 लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए युग्म में से सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमें ये देखना है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था भाई? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1701 सेकेंड, बड़ा हो गया बहुत ज़्यादा, अरे तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 1816 के मध्य में, ठीक। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? किसी को पता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? कल हम लोगों ने शायद पढ़ा था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। सोचिए और सोच करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 में, ठीक। अब यहाँ पे सुमेलन दे देखना है कि कौन कौन किस किस के टाइम पर था। तो जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 के बीच में, उस समय सॉरी हेस्टिंग था, कॉर्नवालिस नहीं था। तो ये युद्ध किसके समय पर हुआ है? ये युद्ध हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर। किसके समय पर?
लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर हुआ है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसलिए यही वाला गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पे वेलेजली था, और आपको याद होगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, अब मैं बता देती हूँ आपकी, 1799 में हुआ था, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। याद आया? ठीक है। और आंग्ल नेपाल युद्ध के समय पे भी लॉर्ड हेस्टिंग था, और बक्सर के युद्ध के समय पे हेक्टर मुनरो था। आपको याद होगा क्लाइव के समय पर हुआ था ये, जिसमें हेक्टर मुनरो को उसने भेजा था इस युद्ध को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो आ गया, यहाँ पे लिखा है ना, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 के बीच में, हेस्टिंग के समय में, ना कि कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में हुआ था, वेलेजली के समय में। आंग्ल नेपाल 1814 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ। बक्सर के 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? तो कल मैंने आपको लर्न कराए थे चारों मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था 1817 से, मैं बता देती हूँ, 1818 के मध्य। ये इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिए। और ये लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। किससे संबंधित? पीवाईक्यू आज कराऊंगी, हाफ पीवाईक्यू, हाफ पीवाईक्यू मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि पूरा एक साथ नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? तो टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर रहे हैं 1820 से 1827 के समय पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है? तो वो संबद्ध है कॉर्नवालिस। कौन संबद्ध है? कॉर्नवालिस संबद्ध है। नेक्स्ट, हम सिर्फ 40 क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद बाकी क्वेश्चन अलग अगले वीडियो में या अगली क्लास में करेंगे हम। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है? तो ठगों के दमन से संबंधित है हमारा, इसमें आपको बताना है, ठगों के दमन से संबंधित है कैप्टन स्लीमैन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो अभी हमने देखा ठगों का उन्मूलन हुआ है स्लीमैन के नेतृत्व में। तो आज के टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन था, और अब हम आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा है, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, तो आप सब बोर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो जाएं, तो इसलिए अगला हम बाकी के जितने बचे हुए पीवाईक्यूज़ हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल रहा हो, आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरी अगली आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर यूज़फुल है तो अपनों को शेयर करें, जिनको भी ज़रूरत है इस वीडियो की उसे शेयर करें। तो और अपना फीडबैक देना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप और किस चीज़ की श्रृंखला या सीरीज़ चाहते हैं मुझसे, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।